गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने कोशिका की संरचना के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है, कोशिका का मतलब क्या होता है, प्रत्येक जीव का निर्माण किससे होता है, कोशिका से होता है। फिर अपन ने पढ़ा था सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। फिर अपन ने कोशिका सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी और इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। आपको मैंने इसी चैप्टर में बताया था कि केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। इनका मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब मैंने आपको बताया था, प्रो यानी पुराना, कैरियो यानी केंद्रक, पुराना केंद्रक। पुराने केंद्रक का मतलब होता है अल्प विकसित केंद्रक, और केंद्रक यदि अल्प विकसित होगा तो वह कोशिका का विभाजन नहीं कर पाएगा, तो ऐसा जीव कहलाता है एक कोशिकीय, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें केंद्रक सुविकसित होता है, और केंद्रक सुविकसित होगा तो वह कोशिका का विभाजन करेगा, ऊतक बनेंगे, अंगतंत्र बनेंगे और बहुकोशिकीय सजीव शरीर का निर्माण हो जाता है। जैसे हम स्वयं, मनुष्य, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, भेड़, हम सभी बहुकोशिकीय प्राणी हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि कोशिका की संरचना क्या होती है, कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंत्यपदव्य जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी काय, लवक, स्फीरिसोम, इन सब के बारे में भी अपन इसी टॉपिक के अंदर चर्चा करने वाले हैं। बेसिक टॉपिक है, साइंस का बेस है एक तरीके से। किसी भी सजीव शरीर का निर्माण जो होता है वो सेल से होता है या कोशिका से होता है। जिस दिन कोई भी जीव अपने माँ के गर्भ में होता है तो उस दिन हमारी संरचना एक छोटे से खून की बूंद या सुई की नोकनुमा होती है, जिसे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, कोशिका या सेल कहा जाता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। जंतुओं का निर्माण तो होता है जंतु कोशिका से और पादपों का निर्माण होता है पादप कोशिका से। जंतु कोशिका तो होती है लगभग गोलाकार और पादप कोशिका होती है आयताकार। इसमें अपन अब चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कौन सा अंग जंतुओं में पाया जाता है, कौन सा पादपों में पाया जाता है, कौन सा दोनों में पाया जाता है, कौन सा एक कोशिकीय में होता है और कौन सा बहुकोशिकीय में होता है, वो अपन अलग अलग मेंशन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले कोशिका की संरचना के बारे में अपन एक ओवरव्यू दे रहे हैं। कोई भी कोशिका है, उस कोशिका के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और यह त्रिस्तरीय आवरण होता है। कैसा आवरण होता है? ये त्रिस्तरीय आवरण होता है। कोशिका के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली का क्या काम है? ये एक तरीके से कोशिका की दीवार है। जिस प्रकार से दीवार हमारे लिए सुरक्षा का काम करती है, एक निश्चित आकार प्रदान करती है, उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली भी कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है और इसके आंतरिक अंगों की सुरक्षा का कार्य करती है। तो कोशिका झिल्ली के अपन कार्य की बात करें तो कोशिका झिल्ली क्या काम करती है? एक तो कोशिका की सुरक्षा करती है और दूसरा कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। तो दोनों काम किसके हैं? कोशिका झिल्ली के होते हैं। कोशिका झिल्ली की एक विशेषता होती है चयनात्मक अर्ध पारगम्यता। चयनात्मक अर्ध पारगम्यता का मतलब क्या होता है? कोशिका झिल्ली की सतह पर या इसकी झिल्ली पर छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से क्या होता है? बाहर से आने वाले ऐसे उपयोगी पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो कोशिका के लिए उपयोगी होते हैं उनको तो कोशिका झिल्ली अंदर ले लेती है और अनुपयोगी पदार्थों को नहीं। इसलिए इसको कहते हैं चयनात्मक अर्ध पारगम्यता, सेलेक्टेबल सेमी परमिएबल। यानी ये चयन करती है, बाहर से जो पदार्थ होते हैं उनको क्या करती है? ये चयन करती है। यानी इसका कार्य हुआ कि उपयोगी पदार्थों का
चयन करती है। और किसी भी उपयोगी पदार्थ को अंदर लेना, पदार्थों को अंदर लेना कहलाता है, कोशिका के द्वारा पदार्थों को अंदर लेना कहलाता है एंडोसाइटोसिस। क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस क्रिया भी दो प्रकार से होती है। ये इसमें एक तो होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फैगो यानी भोजन, खाद्य पदार्थ, सॉलिड यानी ठोस खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना कहलाता है फैगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस जिसको अपन पीते हैं एक तरीके से, लिक्विड पार्ट यानी तरल भागों को अंदर लेना, तरल भाग को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस कहलाता है। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण है और ये त्रिस्तरीय होता है। कितने स्तरीय होता है? त्रिस्तरीय होता है। गाइडों में आपको द्विस्तरीय लिखा मिल जाएगा, लेकिन अभी राजस्थान बोर्ड की जो 10वीं की किताब है सरकारी बुक, उसके अंदर त्रिस्तरीय लिखा हुआ है। और कोशिका झिल्ली का आवरणपन क्या करना है? त्रिस्तरीय। इसका कार्य होता है कोशिका की सुरक्षा करना और कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करने का होता है। इसकी एक विशेषता होती है चयनात्मक अर्ध पारगम्यता, यानी उपयोगी पदार्थों को क्या करती है? ये चयन करती है। और ये पदार्थों को अंदर लेना, कोशिका द्वारा पदार्थों को अंदर लेना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। दो प्रकार से होता है ये, एक तो फैगोसाइटोसिस और एक पिनोसाइटोसिस। जो खाने वाले ठोस पदार्थ हैं उनको ग्रहण करना तो क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस। और तरल भाग को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस कहलाता है। अब अपन बात करते हैं कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन तथा वसा या लिपिड से मिलकर बनी होती है। और इसके बारे में बताया था शिंगर व निकोल्सन ने बताया था। इसने बताया था, शिंगर व निकोल्सन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और इसे तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? तरल मोज़ेक मॉडल। तो क्वेश्चन बनता है कि शिंगर व निकोल्सन के तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली का निर्माण किस किस से मिलकर होता है? तो अपना आंसर होगा प्रोटीन तथा वसा से मिलकर के होता है। तो ये पहला पॉइंट हुआ इसका, कोशिका झिल्ली। और दूसरा पॉइंट होता है, ये कोशिका झिल्ली जो होती है ये एक कोशिकीय जीवों में भी होती है और बहुकोशिकीय जीवों में भी पाई जाती है। जैसे जीवाणु है, जीवाणुओं में जो श्वसन क्रिया होती है वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही होती है। हमारे अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है, लेकिन जीवाणु में श्वसन क्रिया होगी वो किसके द्वारा होगी? कोशिका झिल्ली के द्वारा होगी। जिस प्रकार से हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी प्रकार से जीवाणुओं में एक संरचना होती है जिनको मीजोसोम्स कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली एक कोश के जीवों में भी होती है, बहुकोशिकीय में भी होती है। एक कोशिकीय में श्वसन क्रिया जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही होती है। तो ये पहला पार्ट है इसका, पहला है कोशिका झिल्ली, जो कि कोशिका क्या कहलाता है? आवरण कहलाता है। ये जंतु कोशिका में भी होती है, पादप कोशिका में भी होती है। लेकिन अगला अपन पढ़ेंगे अगला अपन पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। दूसरा पार्ट आता है इसका कोशिका भित्ति, सेल बॉल जिसको कहते हैं, कोशिका भित्ति पढ़ेंगे अपन। और कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल और केवल पादप कोशिका में होती है। किसमें होती है? पादप कोशिका में होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो सेकंड पार्ट है अपना, एक पार्ट होता है अपना कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल कहा जाता है। और कोशिका भित्ति जो होती है
ये केवल और केवल पेड़ पौधों में उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन से मिलकर होता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन से मिलकर होता है। ये कोशिका भित्ति के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे प्राथमिक भित्ति, मध्य पटलिका, द्वितीयक तृतीयक भित्ति, इस प्रकार से होता है। तो एक क्वेश्चन कई बार बनता है कि कोशिका भित्ति की जो मध्य पटलिका है, मिडिल लेमिला जो है, ये किसकी बनी होती है, और ये बनी होती है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। जब फल कच्चा होता है तो उस समय ठोस अवस्था में जमा होती है। जैसे जैसे फल पकना चालू होता है, फल जो पकते हैं, जब ये डिजॉल्व होने लगती है तो फल पक जाता है। इससे पहले कच्चा आम होता है, इसको कैरी कहते हैं अपन। तो जैसे जैसे पकेगा तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम जो पैक्टेट हैं वो डिजॉल्व होंगे और धीरे धीरे वो पकना चालू हो जाएगा फल, और उसी कारण फिर वो मीठा होता जाता है। तो बाद में धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाती है, जिसके कारण फल वगैरह मीठे होने लग जाते हैं। तो कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, और ये क्या काम करती है, कोशिका को निश्चित आकार, दृढ़ता तथा मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। जैसे पेड़ की छाल होती है तो सेल वॉल के रूप में होती है, और वो पौधों को सख्त बनाती है, कठोरता प्रदान करती है, उनको मैकेनिकल सपोर्ट देती है सीधा खड़े रहने के लिए, और एक उसको निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य भी करती है। तो सेकंड पॉइंट जो है अपना, वो कोशिका में अपन को पढ़ना है कोशिका भित्ति। केवल पेड़ पौधों में होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। मध्य पटलिका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट से मिलकर बनी होती है, और कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है, और यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये जंतु कोशिका में नहीं होती है, ये केवल और केवल किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। कल मैंने आपको बताया था कोशिका के मध्य में एक अंग पाया जाता है जो कि डबल झिल्ली वाला होता है, डबल मेम्ब्रेन वाला होता है। इसको कहा जाता है केंद्रक। क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कहते हैं केंद्रक द्रव, और ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कहा जाता है कोशिका द्रव, और केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिलाकर के कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। इसकी जो खोज की थी वो की थी डुजार्डिन ने। किसने की थी, डुजार्डिन ने की थी। और जीव द्रव्य जो नाम दिया था वो दिया था पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य में लगभग 70 से 80% मात्रा में पाया जाता है जल, और सेकंड नंबर पर सर्वाधिक भाग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक भाग क्या पाया जाता है, जल, और सेकंड नंबर पर जो सर्वाधिक पाया जाता है वो पाई जाती है प्रोटीन। क्या पाई जाती है, प्रोटीन। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए, आरएनए वगैरह भी जीव द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। यदि ये पूछे कि जलीय पादपों में जीव द्रव्य में कितना जल पाया जाता है, तो जलीय पादपों के जो जीव द्रव्य होता है उसमें लगभग जीव द्रव्य में जो जल की मात्रा होती है वो लगभग 90 से 95% होती है। कितनी होती है, 90 से 95% होती है। और जो बीज वगैरह जो बनते हैं पेड़ पौधों में, फलों में, सूखे बीज जो होते हैं उनमें थोड़ी कम पाई जाती है, उनमें 10 से 15%। जैसे तरबूज के बीज की बात करें अपन, कोई भी बीज है तो सूखे बीज में कम मात्रा होती है। बीजों में
जल की जो मात्रा होती है वो लगभग 10 से 15% होती है। बाकी सामान्यतः जीव द्रव्य में जल की मात्रा कितने परसेंट होती है? 70 से 80%। और ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेकंड नंबर पर जीव द्रव्य में जल के अलावा सर्वाधिक कौन सा भाग होता है? प्रोटीन होता है। जीव द्रव्य को हक्सले, एक वैज्ञानिक का नाम है, हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। क्या कहा है? जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। एक तो क्वेश्चन बनता है जीवन का रासायनिक आधार कौन सा है, और एक बनता है जीवन का भौतिक आधार कौन सा है। यदि भौतिक आधार पूछे तो आंसर होगा जीव द्रव्य, और यदि रासायनिक आधार पूछे तो आंसर होगा डीएनए। क्या होगा? डीएनए। डीएनए को जीवन का रासायनिक आधार कहते हैं, और जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो तीसरा पॉइंट जो हमारे यहाँ पर बनता है वो बनता है जीव द्रव्य, और किस किस से मिलकर बनता है? केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, दोनों से मिलकर क्या बनता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने। 70 से 80% जल पाया जाता है, सेकंड नंबर पर सर्वाधिक होता है। प्रोटीन पाई जाती है सेकंड नंबर पर, और जलीय पादपों के जीव द्रव्य में जल की मात्रा 90 से 95%, और बीजों में जल की मात्रा 10 से 15%। इससे हक्सले ने क्या कहा है? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। देखो अभी अपन ये फिलहाल रीट लेवल 1 की बात कर रहे हैं, हालांकि लेवल 2 तक का मैं सिलेबस मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, फिर भी अपन रीट लेवल 1 की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल अपन यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी ये सोचते हैं कि इतना लेवल हमारे नहीं आता है या इतने नहीं पूछा जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सभी पेपर का स्तर बढ़ चुका है। तो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं तो अपन को इतना कम से कम याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, इतना मत समझना कि हमारे से ऊपर है, लेकिन लेवल 1 के लिए इतनी तो कम से कम डिटेल होना जरूरी है। ये जो आप सामान याद रखते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसको अपन को बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट अपना बनता है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य को हक्सले ने क्या कहा है? जीवन का भौतिक आधार कहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अपन पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है डिटेल में चर्चा करेंगे केंद्रक के बारे में। ये जो अंग है अपना, उसको कहा जाता है केंद्रक। केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है। केंद्रक की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब बस फर्क थोड़ा सा इतना पड़ जाता है, जैसे रीट लेवल 1 में ये नहीं पूछ सकते कि केंद्रक की खोज किसमें की थी, लेकिन लेवल 2 में हो सकता है यही पूछा जा सकता है कि केंद्रक की खोज किसमें की थी। तो अपन बहुत ज़्यादा लेवल में नहीं लेके चल रहे, लेकिन ये है कि आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे। आप विभिन्न जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आप खुद को लगेगा बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, और मैं वादा कर रहा हूँ प्रत्येक टॉपिक को अपन बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र या निर्देशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र या निर्देशक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। इसलिए केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसको कोशिका का निर्देशक भी कहा जाता है। यानी मेन बड़ा अंग है ये केंद्रक। एक क्वेश्चन पिछली बार रीट में पूछा गया था, लेवल 2 में आया था वो, कि जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ होता है और पादप कोशिका में कहाँ होता है, ये अपन को याद रखना है। तो याद रखना, जंतु कोशिका में, ये जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है। कहाँ पाया जाता है ये?
जंतु कोशिका में मध्य में पाया जाता है, बीच में, सेंटर में, लेकिन ये पादप कोशिका में कहाँ पाया जाता है? परिधि पर पाया जाता है, परिधि भाग पर। पिछली बार रीट में आया क्वेश्चन है लेवल 2 में कि केंद्रक, पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ पाया जाता है? परिधि पर होता है। क्यों पाया जाता है, इसका कारण क्या है? एक अभी अपन अंग पढ़ेंगे आगे जिसका नाम है रसधानी, इसको कहा जाता है रिक्तिका। ये रसधानी या रिक्तिका कोशिका का ही अंग है। ये रसधानी जंतु कोशिका में भी होती है और पादप कोशिका में भी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में तो इसका आकार होता है थोड़ा छोटा और पादप कोशिका में होता है इसका आकार बड़ा। जब कोई बड़ी चीज बीच में आ जाएगी तो फिर साइड वाली चीज और चीज कहाँ जाएगी? परिधि पे आ जाएगा। भाई कोई बड़ी चीज अपन यहाँ रख दें तो फिर इससे बड़ी कोई चीज यहाँ होगी तो केंद्र कहाँ आ जाएगा? परिधि पे आ जाएगा। इसलिए पादप कोशिका में केंद्र कहाँ पर होता है? परिधि पर, और जंतु कोशिका में कहाँ पर होता है? मध्य में। क्योंकि पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार बड़ा होता है और जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार छोटा होता है। आगे बात करते हैं तो इसको केंद्र को क्या कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र, निर्देशक कहते हैं। सभी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जंतु पादप दोनों में होता है। जंतु कोशिका मध्य में होता है, पादप कोशिका में परिधि पर होता है। इस केंद्रक का जो मुख्य कार्य होता है वो तो होता है कोशिका का विभाजन करना, सेल डिवीजन। मुख्य कार्य क्या होता है इसका? कोशिका का विभाजन करना। सेल डिवीजन का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। इस केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव। और केंद्रक द्रव में कुछ इस प्रकार जालनुमा संघनित संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है क्रोमेटिन पदार्थ। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन पदार्थ कहा जाता है। ये क्रोमेटिन पदार्थ जो नाम दिया था वो फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। जब कोशिका का विभाजन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन की एक अवस्था होती है जिसका नाम है मध्यावस्था या मेटाफेज कहा जाता है। आपको केवल ये वर्ड याद रखना है, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था के दौरान क्रोमेटिन पदार्थ गुणसूत्र में बदलता है या लंबी पतली धागे नुमा संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो मध्यावस्था के दौरान जो ये जालनुमा, एक तो होता है जैसे मैगी अपन बनाते हैं मैगी, और एक होती है चाउमीन। तो पहले तो ये मैगी नुमा होता है, बिल्कुल दिखता ही नहीं है इधर से उधर, लेकिन बाद में ये चाउमीन के रूप में इस प्रकार से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये इकट्ठा हो जाता है और इन संरचनाओं को गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। और गुणसूत्र का जो नामकरण किया था वो किया था बाल्डेयर ने। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? बाल्डेयर ने किया था। और गुणसूत्र की जो खोज की थी वो की थी स्ट्रासबर्गर ने की थी। किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। तो गुणसूत्र नाम तो किसने दिया था? बाल्डेयर ने। खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। ये केंद्रक द्रव में ही पाए जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या की अपन बात करें तो शरीर की प्रत्येक कोशिका में इनकी जो संख्या होती है वो 46 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 46 पाई जाती है। इनमें से 44 प्लस XY तो पाए जाते हैं ये नर में, और 44 प्लस XX पाए जाते हैं मादा के अंदर। ये 44 तो समान होते हैं, जो कि नर में मादा में समान रूप से पाए जाते हैं, लेकिन एक जोड़ा नर में तो होता है XY के रूप में और मादा में पाया जाता है XX के रूप में। क्वेश्चन बनता है कि देहिक गुणसूत्र किनको कहा जाता है? तो ये तो देहिक गुणसूत्र हैं, शारीरिक गुणसूत्र हैं, और ये है लैंगिक गुणसूत्र। इनको तो कहा जाता है देहिक। क्या कहा जाता है? देहिक। और इनको कहा जाता है लिंगी गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? लिंगी गुणसूत्र। क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? तो XY तथा XX पर निर्भर करती है। एक क्वेश्चन बनता है कि लड़का होगा या लड़की, यह केवल किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना, लड़का होगा या लड़की इंपॉर्टेंट है। ये लड़का होगा या लड़की
यह केवल और केवल पुरुष पर निर्भर करता है, यानी पुरुष के गुणसूत्र XY पर निर्भर करता है, महिलाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि महिलाओं में तो दोनों गुणसूत्र समान हैं। अब पुरुष का X मिलेगा तो लड़की होगी और Y मिलेगा तो लड़का होगा, तो महिलाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। समाज में महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन उनका वैज्ञानिक दृष्टि से उनकी कोई भी रोल नहीं होता है, केवल ये किस पर निर्भर करता है, केवल पुरुष पर निर्भर करता है। तो ये मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। गुणसूत्र का काम क्या होता है? गुणसूत्र का कार्य होता है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य किसके माध्यम से होता है? गुणसूत्र के माध्यम से ही होता है। देखो, एक तो होता है गुणसूत्र और एक होता है जीन। छोटी छोटी चीज भी साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे, कोई पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। पूरा प्रयास किया जाएगा कि एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाए। एक तो होता है गुणसूत्र, एक होता है जीन। ये बहुत सिंपल चीज है, सिंपल क्वेश्चन आता है इनसे। अपन कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन कई बार अपन गलत कर देते हैं। गुणसूत्र की जगह जीन लगा देते हैं, जीन की जगह गुणसूत्र लगा देते हैं, लगते एक जैसे ही है। ये एक जैसे नहीं है। ये गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं, जीनोम होता है। गुणसूत्र और जीन का कार्य अलग अलग होता है। ये गुणसूत्र तो क्या होते हैं? गुणसूत्र तो डीएनए के खंड होते हैं। किसके खंड होते हैं? ये डीएनए के खंड होते हैं। जबकि गुणसूत्र जो होते हैं ये डीएनए के खंड तो होते ही हैं, साथ में ये इनमें हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन किस में पाई जाती हैं? गुणसूत्र में पाई जाती हैं। तो गुणसूत्र का निर्माण हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और डीएनए वगैरह इनसे मिलकर के इसका निर्माण होता है। और जीन किसके खंड होते हैं? डीएनए के। जीन का कार्य तो होता है किसी लक्षण का निर्धारण करना। क्या काम होता है? किसी लक्षण का निर्धारण करना। जैसे किसी के बच्चे के 6 उंगली आ गई, अचानक कोई बच्चे का जन्म हुआ, उसके 6 उंगली आ गई, तो छठी उंगली का जो निर्धारण हुआ वो तो किससे हुआ? जीन से। यदि वो अगली पीढ़ी में चला जाए तो वो काम कौन करेगा? गुणसूत्र करेगा। यानी ये तो लक्षण का निर्धारण करता है, और ये जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। तो गुणसूत्र जीन में अंतर है कि गुणसूत्र तो लक्षणों को पहुंचाते हैं और लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? जीन करता है। जीन शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन ने इस जीन शब्द का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। और गुणसूत्र का किया था बाल्डेयर ने। बाल्डेयर ने इसका नामकरण किया था, और इसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये कहलाते हैं जीन और गुणसूत्र। और गुणसूत्र पहले क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, और कोशिका विभाजन की मध्यावस्था के दौरान ये किस में रूपांतरित हो जाते हैं? गुणसूत्र के अंदर रूपांतरित होते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि शरीर की ऐसी 2 कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 नहीं होती है? तो याद रखना, पुरुषों में तो है शुक्राणु और महिलाओं में होती है अंडाणु। ये 2 एकमात्र ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी कितनी होती है? 23 होती है। कितनी कितनी होती है? 23। इसलिए इन्हें अगुणित कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगुणित कोशिका कहा जाता है। जब शुक्राणु व अंडाणु का निषेचन होगा तो निषेचन के दौरान जो संरचना बनती है उसको कहा जाता है युग्मनज। और युग्मनज में ऐसा अपन सुनते हैं, पढ़ा भी होगा आपने, सुना भी होगा कि आधे गुणसूत्र तो पिता से आते हैं और आधे गुणसूत्र माता से आते हैं। 23 तो आएंगे शुक्राणु से, 23 आएंगे अंडाणु से। तो युग्मनज में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई? 46। इसलिए युग्मनज को द्विगुणित कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलिए, द्विगुणित कोशिका। तो आंसर आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि युग्मक होते हैं। क्वेश्चन है युग्मक होते हैं। ऑप्शन है अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित। तो युग्मक पूछे तो आंसर क्या होगा? अगुणित। और युग्मनज पूछे तो आंसर क्या होगा? द्विगुणित। युग्मनज द्विगुणित होता है, जबकि युग्मक कैसा होता है?
अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित। अभी अपन पढ़ेंगे उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल। तो ये अपन ने अभी पढ़ा था कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव और केंद्र के बारे में अपन चर्चा की है। अगला जो अंग आता है इसी क्रम में, इस कोशिका के अंदर ही है लेकिन उसका अलग से डायग्राम बना रहा हूं, उस कोशिका के अंदर ही आता है ये, और जिसका नाम है, इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की यदि अपन संरचना की बात करें तो इसकी संरचना जो होती है वो अंडाकार होती है। कैसी होती है? अंडाकार होती है या जूते के समान होती है। इसकी अपन संरचना की बात करें तो अंडाकार या जूते के समान होती है। जब इसकी आंतरिक काटते हैं तो थोड़ा इस प्रकार से दिखाई देता है ये, इसको जूते के समान ही माना जाता है। आपकी जो छोटी क्लास की बुक चलती है उनमें जूते के समान भी लिखा हुआ है, तो ये वर्ड भी अपन को याद रखना है। ये अपना पेपर जो होता है वो एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड जो पाठ्य पुस्तक हैं उन पर आधारित होता है। इसमें डबल झिल्ली पाई जाती है इस प्रकार से ये, और जो इसको तो कहते हैं बाहरी झिल्ली, इसको कहते हैं आंतरिक झिल्ली। ये तो कहलाती है बाहरी झिल्ली और ये कहलाती है आंतरिक झिल्ली। इसमें ये जो आंतरिक झिल्ली है ये उंगली नुमा प्रवर्ध के रूप में अंदर की ओर धसी हुई रहती है। पिछली बार रीट में एक लेवल 2 में क्वेश्चन पूछा था ये। देखो ऐसा मत समझना कि लेवल 2 में आया तो लेवल 1 में नहीं आ सकता। सिलेबस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समान है। यही माइटोकॉन्ड्रिया का अपन स्ट्रक्चर, यही लाइन इसमें पढ़ेंगे लेवल 1 में, यही लेवल 2 में पढ़ेंगे। जो क्रिस्टी यहाँ कहते हैं वही लेवल 1 में कहेंगे, वही लेवल 2 में कहेंगे, वही पटवारी में कहेंगे, वही आईएएस में कहेंगे, वही आरएस में कहेंगे, वही एलडीसी में कहेंगे, वही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में कहेंगे। सेम सिलेबस ये बिल्कुल जो पढ़ा रहा हूँ कांस्टेबल में भी आएगा, रीट लेवल 1 में भी आएगा, लेवल 2 में भी आएगा, ये पटवारी में भी पूछा जाता है, सभी के अंदर आईएएस में भी आता है और आरएस में भी पूछा जाता है। ये जो अंदर जो घूमी हुई मुड़ी हुई संरचनाएं हैं इनको कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है इनको। इनकी सतह पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन कणों को कहा जाता है ऑक्सीसोम्स। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम्स, या इनको कहते हैं F1 पार्टिकल, F1 कण। और ऑक्सीसोम्स का कार्य क्या होता है? ऑक्सीसोम्स का कार्य होता है भोजन का ऑक्सीकरण करना। क्या काम होता है इनका? भोजन का ऑक्सीकरण करना। भोजन का ऑक्सीकरण जो होता है, अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीज़। अब जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर विद्यार्थी उसका आंसर गलत देंगे यदि वो एग्जाम के अंदर आ जाता है तो। देखिएगा बहुत सरल, टिक बहुत जल्दी होगा लेकिन वो गलत जाएगा। अब सुन लीजिए आप क्या क्वेश्चन है। पहली बात तो ये भोजन का जो ऑक्सीकरण है ना, इसको श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन। और क्वेश्चन भी आपसे यही है कि श्वसन क्या होता है। जब जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि बताओ श्वसन क्या होता है, तो सबका आंसर, ऑलमोस्ट का आंसर यही रहेगा कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। कोई बोलेगा श्वास लेना श्वसन कहलाता है, कोई बोलेगा वातावरण से ऑक्सीजन को ले लिया CO2 बाहर निकाल दी श्वसन कहलाता है। लेकिन नहीं, ये गलत है। ये जो परिभाषा है वो केवल 5वीं तक के बच्चों को समझाने के लिए है बस। हालांकि हम 5वीं क्लास के बच्चों को ही पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल अपन जो रीट का एग्जाम देंगे ना,
वो आपका लगभग 8वीं से 10वीं तक का स्तर जानना चाहेगा कि आपको ओरिजिनल श्वसन का मतलब है या नहीं पता, या आपको 5वीं क्लास के बच्चों के बराबर ही पता है। यदि बच्चों के बराबर पता है तो आप पढ़ाने तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि रीट में ही फेल हो जाओगे। तो याद रखना, श्वसन का मतलब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वो नहीं होता जो अपन समझ रहे हैं। हालांकि 5वीं क्लास के बच्चे को अपन वो चीज़ नहीं समझा सकते जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। उसको तो सामान्य भाषा में यही बोलेंगे कि भाई ऑक्सीजन को लिया, CO2 को बाहर निकाला, वही क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा। भाई सबका लेवल अलग अलग होता है। अपन पाचन तंत्र को आप 6ठी क्लास में पढ़ो, कुछ भी नहीं दे रखा, केवल इतना है बस भोजन ग्रहण करते हैं, दांतों के द्वारा काट दिया जाता है, आमाशय छोटे पाचन हो जाता है, फिर अपशोषण हो जाता है और उसका मल को बाहर निकाल दिया जाता है। बस इतना दे रखा है। इसी को आप 7th में पढ़ोगे, 8th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, थोड़ा सा और बढ़ेगा 10th में। 12th में पढ़ोगे तो उसमें आमाशय के भाग पढ़ने पड़ते हैं, छोटी आंत के भाग पढ़ने पड़ते हैं, बड़ी आंत के भाग पढ़ने पड़ते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आमाशय या पाचन तंत्र जो 5वीं क्लास में दे रखा है वही अपन को पढ़ना है। अपन को लगभग 9-10 तक का सिलेबस कवर करके चलना है। तो फिलहाल मैं आपसे जो पूछने वाला हूं वो है श्वसन, और श्वसन को अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पिरेशन। और आप जो आंसर बता रहे हो या आपको जो समझ में आ रहा है वो है ब्रीथिंग क्रिया, संवातन, जिसको अपन श्वास लेना कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास लेना। इसकी इंग्लिश अलग है और इसकी इंग्लिश अलग है। दोनों एक ही बात होती तो इंग्लिश मीनिंग सेम होती, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। श्वसन का मतलब तो होता है कि जो भोजन आपने ग्रहण किया है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, चाहे वो प्रोटीन के रूप में, चाहे वो वसा के रूप में, यानी जो भोजन हमने ग्रहण किया है उस भोजन का टूटना या उस भोजन से हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। और इस प्रक्रम के दौरान जो ऑक्सीजन, जो CO2 बनती है, वो CO2 को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना क्या कहलाता है? संवातन कहलाता है। ये चर्चा अपन डिटेल में श्वसन तंत्र में और आगे करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि भोजन का जो ऑक्सीकरण करना है वो श्वसन कहलाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। देखो, कोशिका का शक्ति ग्रह, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, कोई भी कर देगा इसको तो। लेकिन कोशिका का श्वसन स्थल किसको कहा जाता है? इसको अधिकतर विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं, जो कि सामान्य बुकों में भी कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है। कई बार केवल शक्ति ग्रह वाली लाइन लिखी मिलती है, जो कि हमें कई बार नहीं भी पूछने को सरल भी आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हटके यदि वो नहीं पूछा, ये लाइन पूछ ली, तब भी आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। जब भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो पहला कार्य तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? भोजन का ऑक्सीकरण। दूसरा कार्य होता है कि जब भोजन का ऑक्सीकरण होगा, भोजन का पाचन होगा, भोजन टूटेगा, तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनेगी। और शरीर को ऊर्जा हमेशा किस रूप में मिलती है? ATP के रूप में मिलती है। और ATP का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है बोलिए? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शरीर को ऊर्जा ATP के रूप में मिलती है, यानी दूसरा काम क्या करता है? ये ATP निर्माण का कार्य करता है, इसलिए इसे ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसे ऊर्जा घर कहते हैं, या कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन स्थल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो कि अभी अपन चर्चा करेंगे, इसी के अंदर थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, यदि वो आ जाएगा तो अधिकतर विद्यार्थी उसको भी गलत करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का अर्ध स्वायत्तशासी
कोशिकांग कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है कोशिका का अर्ध स्वायत्तशासी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें स्वयं का डीएनए, डीएनए का मतलब है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, इसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, जिसके कारण इसमें स्वयं प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। सेल्फ रेप्लिकेशन, अपनी कॉपी स्वयं बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वयं का क्या पाया जाता है? डीएनए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये मान लो 70-80% विद्यार्थी बाहर हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकता इसको। अर्ध स्वायत्तशासी कोशिका, क्योंकि हमारी कोशिका में केवल 2 ही अंग हैं, याद रखना ये भी लाइन, केवल एक तो लवक और एक माइटोकॉन्ड्रिया, 2 ही अंग हैं जिनको कोशिका का अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहते हैं। बाकी अन्य किसी अंग को नहीं कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, जिसके कारण इनमें स्वयं प्रतिकृतिकरण, स्व यानी अपनी, प्रतिलिपि, प्रति फोटोकॉपी बनाना, अपनी फोटोकॉपी बनाने की 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 16, इस प्रकार स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता किसमें पाई जाती है? केवल माइटोकॉन्ड्रिया लवक में पाई जाती है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कोशिका का अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहा जाता है। इसमें स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसी भी कोशिका में निश्चित नहीं होती है, यह कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। तो अगला क्वेश्चन पूछ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो किस पर निर्भर करती है? तो आंसर होगा कोशिका की सक्रियता। जो पेशी जितनी ज्यादा एक्टिव होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतने ही ज्यादा बनते हैं। जैसे अपन फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो पहले दिन जब एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना हाथ पैर दुखते हैं, दर्द पैदा करते हैं, क्योंकि हमारी पेशियों में जो थकान का अनुभव होता है वो किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, जो कि हमारी बॉडी में बनता ही बनता है। लेकिन जिस पेशी को अपन जितना ज़्यादा एक्टिव करेंगे, पहले दिन दर्द होगा, दूसरे दिन कम होगा, तीसरे दिन और कम होगा, धीरे धीरे वो पेशी इतनी एक्टिव हो जाएगी कि अपन जितना तेज भागेंगे हमारी बॉडी में फुर्ती उतनी रहेगी। सुबह के समय दौड़ लगाने से शरीर थकता नहीं है, शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा क्या बन जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं। कोशिका सक्रिय होती है, एक्टिव हो जाता है शरीर। इसलिए जो धावक वगैरह होते हैं, प्लेयर्स वगैरह होते हैं, खिलाड़ी वगैरह होते हैं, इनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, उतनी ही काम करती है, थकते नहीं है। अपन 10, 15, 20 सीढ़ी चढ़ लेते हैं, यदि अपन डेली पैदल नहीं चलते हैं वो थक जाते हैं। वो लोग 5 किलोमीटर भागने के बाद भी आसानी से खड़े रह सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण उतना ही ज़्यादा हो रखा है, ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बॉडी क्या है? एक्टिव है। तो जो सेल जितनी ज़्यादा एक्टिव हो, जैसे पक्षियों की उड़न पेशियाँ, भाई पक्षियों का काम तो उड़ने का है, एक जगह बैठे नहीं रहते हैं। पक्षी यहाँ बैठा, थोड़ी देर बाद उड़ करके दूसरी जगह बैठ गया, फिर तीसरी जगह पर बैठ गया। तो जितने ज़्यादा वो उड़ेंगे, एक्टिव होगी, और एक्टिव होगी तो उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया उतने ही क्या बन जाते हैं? ज़्यादा बन जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस पर निर्भर करती है? कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। स्वयं का डीएनए पाया जाता है, जिसके कारण इसमें स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है, और इसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था वो दिया था शी बेंडा ने। किसने दिया था? शी बेंडा ने नाम दिया था। और वैसे सबसे पहले इसको जो देखा था वो देखा था कॉलिकर ने, कीटों की रेखित पेशियों में देखा था, और कॉलिकर ने देखा था इसको। किसने देखा था? कॉलिकर ने देखा था। और इसकी जो खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो
अल्टमान तथा फ्लेमिंग को दिया जाता है, कि सबसे पहले इन्होंने ही इसको देखा था। अल्टमान ने इसको जो नाम दिया था, अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया था। सबसे पहले सर्वप्रथम अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। इसलिए खोजकर्ता यही माने जाते हैं। हालांकि कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज कॉलीकर्ने की थी, लेकिन कॉलीकर्ने इसको देखा था, नाम दिया था सी बेंडा ने। खोज का श्रेय अल्टमान फ्लेमिंग को जाता है, और सबसे पहले अल्टमान ने ही इसे क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। और सी बेंडा ने क्या नाम दिया था? इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था वो किसने दिया था? सी बेंडा ने। देखा किसने था? कॉलीकर्ने ने। और खोज का श्रेय जाता है अल्टमान तथा फ्लेमिंग को।